हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। थोड़े दिन पहले की बात है, 29 अप्रैल को एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया। आर्टिकल लिखा था शंकर आचार्य ने। शंकर आचार्य भारत के इकोनॉमिस्ट, भारत सरकार के एडवाइज़र रहे और बहुत इंटेलिजेंट आदमी। उन्होंने एक ख़त का जिक्र किया, लेटर का जिक्र किया, और ये टाइटल है आज़ाद बांग्लादेश की बुनियाद का ख़त। ये टाइटल है ये उसके आर्टिकल का कि आज़ाद बांग्लादेश की बुनियाद, यानी कि उसकी जो फंडामेंटल्स होते हैं, उसकी जो रूट्स हैं, ये उसका लेटर है। उनका कहना ये कि मुझे थोड़ा सा जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हुआ है, हालांकि उनकी उम्र भी है, तो उन्होंने ये सारी बात बताई अपनी इस कहानी के अंदर। ये कहानी क्या है शंकर आचार्य की कि आज़ाद बांग्लादेश की बुनियाद का ख़त, वो लेटर जो आज से 50 साल पहले लिखा गया था, वो लेटर क्या था, ये उसी की बात कर रहे हैं जिसके पीछे शंकर आचार्य ने काम किया। वो उनका कहना है कि करीब 50 साल पहले वो कैम्ब्रिज में, मैसाचुसेट्स में रहा करते थे और वहाँ पर वो हार्वर्ड के अंदर पीएचडी कर रहे थे नेचुरली। और वो कहते वही उनकी जो वाइफ, होने वाली वाइफ, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में रिसर्च में लगी हुई थी। उनका ये भी कहना है कि जनवरी 1971 में हम लोग इस्लामाबाद में कुछ हफ्ते स्पेंड करके वापस आए थे। अब ये इस्लामाबाद क्या करने गए थे 1971 में, वो भी जनवरी में। बांग्लादेश तो 71 में आज़ाद हुआ, लेकिन बाद में आज़ाद हुआ। तो वो वहाँ क्या करने गए? शंकर आचार्य के फादर पाकिस्तान के अंदर इंडिया के हाई कमिश्नर थे, यानी कि एम्बेसडर थे, और वहाँ उनकी फैमिली भी थी, तो वो वहाँ गए थे। तो वहाँ उन्होंने टाइम स्पेंड किया कुछ हफ्ते। तो बोलते उस टाइम हमें पाकिस्तान के अंदर, दोनों पाकिस्तान में, जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, कि दोनों हिस्सों में जो चीज़ें हो रही थी, जब मैंने कुछ हफ्ते इस्लामाबाद में बिताए तो तब हमें पता लगा कि यहाँ क्या चल रहा है। बोलते दिसंबर 1970 में इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आए और इलेक्शन रिज़ल्ट में जनरल याया खान की मिलिट्री गवर्नमेंट और ईस्टर्न पाकिस्तान में अवामी लीग के पॉपुलर लीडर शेख मुजीबर रहमान के बीच में बहुत टेंशन थी। जनरल याया खान और शेख मुजीबर रहमान के बीच में बहुत टेंशन थी दिसंबर 70 के इलेक्शन के बाद। उधर वेस्टर्न पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अच्छा सपोर्ट था। हिस्ट्री बताती है कि ना तो पाकिस्तान की मिलिट्री हुकूमत और ना ही भुट्टो ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबर रहमान को मिली हुई बहुत बड़ी विक्ट्री की बात मानने को तैयार ही नहीं थे। यानी कि शेख मुजीबर रहमान को जो थंपिंग मेजॉरिटी मिली थी इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान में, उसको ना तो जनरल याया खान मान रहे थे और ना भुट्टो मान रहे थे, और वो ईस्ट पाकिस्तान को और ज़्यादा फ्रीडम देने के पक्ष में भी नहीं थे। वो फ्रीडम नहीं देना चाहते थे उनको ज़्यादा। और हालांकि दोनों के बीच में बातचीत कई महीनों तक चलती रही, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में, लेकिन वो सारी बैठक जो थी, मीटिंग्स बेनतीजा रहीं, कोई उसमें रिज़ल्ट नहीं निकला। उसके बाद 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की आर्मी ने ढाका में बंगाली लोगों को निशाना बनाकर उनका सफाया शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। शंकराचार्य कहते हैं कि
हम वहाँ से 10,000 मील की दूरी पर थे, यानी कि ढाका से इस्लामाबाद। लेकिन ये ढाका से इस्लामाबाद की दूरी नहीं है, मेरे को लगता है ये 10,000 मील की जो दूरी बता रहे हैं, 15,000 किलोमीटर, वो ढाका से या इस्लामाबाद से अमेरिका की दूरी है। ये करीब करीब 16-17 हज़ार किलोमीटर होती है। तो ये दूरी वहाँ की है जहाँ पे वो पढ़ रहे थे। बिल्कुल सही है। तो आई शैल करेक्ट माई सेल्फ। उन्होंने कहा कि लेकिन वहाँ पर जो हो रहा था पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ हफ्ते रह के आ गए थे, फिर वो वापस अमेरिका चले गए थे हार्वर्ड में, बोलते इससे हमारे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। और ख़ास तौर से हार्वर्ड के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उस टाइम और जो टीचर्स थे वहाँ पर, प्रोफेसर्स, वो भी इस बात से डिस्टर्ब थे बहुत कि वेस्टर्न पाकिस्तान की फ़ौजी गवर्नमेंट और याह्या खान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो कर रहे हैं उससे वो एग्री नहीं कर रहे थे। आगे शंकर आचार्य लिखते हैं कि उनके जो रिसर्च के एडवाइज़र थे और ख़ास तौर से प्रोफेसर अमर्त्य सेन के, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, इंडिया के हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो कि हार्वर्ड में पढ़ाते थे, वो और उनके एक दोस्त थे प्रोफेसर स्टीफन मार्गलिन। ये बड़े अच्छे दोनों दोस्त थे वहाँ पर। तो उनके ख़ास तौर से जो शंकर आचार्य के जो एडवाइज़र थे उसमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन के जो मित्र थे, फ्रेंड थे, वो स्टीफन मार्गलिन थे वहाँ पर। और साथ में एक और बंगाली दोस्त थे उनके, मोइनुद्दीन आलमगीर। और मोइनुद्दीन आलमगीर भी देखा जाए तो इन बातों से बुरी तरह से इम्पैक्टेड थे कि जो ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा है। अभी शंकराचार्य के आलमगीर दोस्त, और दोनों वेरी यंग उस टाइम, समझो 1971, 50 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सपोज़ 25-26 की उनकी उम्र होगी, तो आज 50 साल हो गए, तो अब उनकी उम्र करीब 75, 76, 77 ईयर्स की होगी, शंकराचार्य की भी और बंगाली दोस्त मोइनुद्दीन आलमगीर की भी। प्रोफेसर मार्गलिन जो कि एडवाइज़र थे इनके, शंकराचार्य के, उन्होंने कहा कि मैं, यानी कि शंकराचार्य और आलमगीर दोनों, मोइनुद्दीन आलमगीर जो बंगाली थे, एक काम करो, एक ब्रीफिंग लेटर तैयार करो जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके ऊपर एक ब्रीफिंग लेटर बनाओ तुरंत। और उनका कहना था कि मार्गलिन, स्टीफन मार्गलिन जो उनका पूरा नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, स्टीफन मार्गलिन, जो उनके एडवाइज़र थे रिसर्च के, वो अमेरिका की गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर एडवाइस करने वाले थे कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या किया जाना चाहिए। और फिर वहाँ पर हार्वर्ड के उस लेटर के ऊपर कुछ जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर थे हार्वर्ड के और जो पॉलिसी मेकर्स थे, उसके सिग्नेचर्स लेने थे। अब शंकराचार्य कहते कि मैंने और आलमगीर ने सारे काम छोड़ दिए और 4 दिन में दिन रात मेहनत करके हमने एक 10 पेजेस का एक ब्रीफिंग लेटर तैयार कर लिया। ये ब्रीफिंग लेटर का नाम दिया गया कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्ट पाकिस्तान, बैकग्राउंड एंड प्रॉस्पेक्ट्स, कि पाकिस्तान में जो संघर्ष चल रहा है, ईस्ट पाकिस्तान में संघर्ष जो चल रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है और उसका क्या हो सकता है आगे चल के। तो ये ब्रीफिंग लेटर का नाम था कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्ट पाकिस्तान, बैकग्राउंड एंड प्रॉस्पेक्ट्स। 10 पेजेस का ब्रीफिंग लेटर था। इसमें ईस्ट पाकिस्तान की आबादी काफ़ी थी और ख़ास तौर से जो उनकी फेडरल गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की, उसके द्वारा जो लंबा इन्होंने एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया था ईस्ट पाकिस्तान के साथ में, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी, उसका भी काफ़ी उसके अंदर 10 पेज के लेटर में विवरण दिया गया, डिटेल्स दिया गया। अब पाकिस्तान में दरअसल जो उनकी फेडरल गवर्नमेंट थी, जो भी मनी आता था, जो ईस्ट पाकिस्तान से भी आता था, सब वेस्ट पाकिस्तान में खर्च हो जाता था और ईस्ट पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया जाता था। और वहाँ के जो लीडर्स थे, अफसर थे,
आर्मी ऑफिसर्स थे, सब में वेस्ट पाकिस्तान के लोग होते थे, जो पंजाबी सिंधी थे वही थे, और बंगाली लोगों का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं था वहाँ पर, कोई इक्का दुक्का छोड़ के। ब्रीफिंग लेटर के अंदर जो पॉलिटिकल इवेंट्स का पूरा जो एक सीक्वेंस था वो दिया गया था, और ईस्ट बंगाल के अंदर जो लोगों की पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन थी उसकी जो वैलिडिटी है, और पाकिस्तान की आर्मी ने जो जेनोसाइड किया वहाँ पर, उसका भी डिटेल था उस ब्रीफिंग लेटर में। तो साफ तौर पे इस लेटर में एक बात कही गई बाद में, सुनिए उसको क्या कहा गया। इस समय एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का उदय अपरिहार्य नज़र आता है। सवाल बस ये रह गया कि ऐसा होने से पहले कितना रक्तपात होगा। इसको सिंपल आपको भाषा में समझा देता हूँ। बोलता है एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का आना अब बिल्कुल तय है कि बांग्लादेश तो अब आएगा। अब सवाल ये है कि ये होने से पहले कितना ब्लड बाथ और होगा, कि ये बात तो पक्की है कि एक नया राष्ट्र, एक नया देश बांग्लादेश तो बनेगा, उसका उदय होगा, वो पैदा होगा। लेकिन बस सवाल ये है कि उससे पहले कितना ब्लड बाथ और होगा, कितना खून और बहेगा। अब प्रोफेसर स्टीफन मार्गलिंग, जो कि शंकराचार्य के एडवाइज़र थे रिसर्च में, उन्होंने उसके ऊपर एक कमेंट भी किया उस लेटर में, इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का क्या अस्तित्व होगा और क्या आइडेंटिटी होगी। उन्होंने इसमें लिखा कि अगर नए देश का जन्म होता है जिसका नाम बांग्लादेश है, तो वो अमेरिका के लिए जो उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं वो उसके लिए अच्छा होगा। अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए बांग्लादेश का बनना बेहतर होगा। और उन्होंने ये भी कहा साथ में प्रोफेसर मार्गलिन ने कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को जो मिलिट्री एड दे रहे हैं और जो इकोनॉमिक एड दे रहे हैं उस पर रोक लगा दें। अब उस ब्रीफिंग लेटर में प्रोफेसर मार्गलिन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसरों के साइन लेने थे। अब वहाँ पर शंकराचार्य लिखते हैं कि मैं और आलमगीर, मोइनुद्दीन आलमगीर जो बंगाली थे, कहते वो हम अपने दम पर तो कर नहीं सकते थे, हम तो स्टूडेंट थे, तो हमारी बात के ऊपर कोई साइन क्यों करता था। तो प्रोफेसर एडवर्ड मैसन का उस पत्र पर, उस लेटर के ऊपर साइन करना हमारे लिए एक विक्ट्री थी। उस टाइम प्रोफेसर एडवर्ड मैसन एक बहुत बड़ी हस्ती थी हार्वर्ड के अंदर। उस टाइम उनकी उम्र 70 साल थी जब ये प्रोफेसर, ये खासकर शंकराचार्य और आलमगीर की उम्र करीब 25, 26, 28 साल थी। उस टाइम प्रोफेसर मैसन 70 ईयर्स के थे, और उनका साइन करवा लेना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट था। अब उन्होंने कहा कि उनकी हार्वर्ड में भी और अमेरिकन गवर्नमेंट में बड़ी इज्जत थी प्रोफेसर मैसन की। और हार्वर्ड के अंदर तो वो देखा जाए तो जो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है और डेवलपमेंट है उसके पिलर थे, बहुत बड़े पिलर थे वो। और ख़ास तौर से 1936 से देखा जाए तो वो हार्वर्ड से जुड़े रहे। और प्रोफेसर मैसन जो थे वो उससे पहले ग्रेजुएट स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैनेडी स्कूल के वहाँ भी 11 साल तक डीन रह के आए थे। और हार्वर्ड डेवलपमेंट एडवाइजरी सर्विस के वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम बाद में हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो गया। तो एडवर्ड मैसन के नाम पर चलाए जाने वाले वहाँ पर 1 साल का वहाँ मास्टर्स कोर्स है, उसमें इंडिया के बहुत सारे IAS अफसर भी जाते हैं। पाकिस्तान के साथ भी सलाहकार के तौर पर लंबा जुड़ाव रहा था। और पाकिस्तान की पहली जो 5th 5 ईयर प्लान है उसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रोफेसर एडवर्ड मैसन का बहुत जो है वो जगह है उसके अंदर। अब इसके अंदर एक और व्यक्ति जिन्होंने साइन किया था उस ब्रीफिंग लेटर में, वो थे प्रोफेसर रॉबर्ट डॉर्फमैन, जो वहाँ पर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की जो एक लीनियर प्रोग्रामिंग की ख़ास तौर से एक ब्रांच होती है, वो उसके बड़े प्रोफेसर थे और हेड थे और बहुत बड़ा नाम था। और वो भी पाकिस्तान सरकार के लिए एडवाइज़र का काम कर चुके थे।
तो हार्वर्ड के तीनों ही प्रोफेसरों ने उस पर साइन किया, यानी कि मागलिन तो थे ही उसके ऊपर, मागलिन के साथ प्रोफेसर रॉबर्ट डॉफमैन का भी साइन लिया गया और साथ में प्रोफेसर मैसन जो थे उनका तो नाम आया, और ये तीनों का वहाँ पर साइन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई थी। अब होता क्या है आगे कि तीनों प्रोफेसरों ने 1 अप्रैल 1971 को उस ब्रीफिंग लेटर के ऊपर साइन कर दिया। अब आप सोच रहे हो ब्रीफिंग लेटर क्या है, तो मैं आपको फिर से उसका नाम दे देता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट इन द ईस्ट पाकिस्तान बैकग्राउंड एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये उस ब्रीफिंग लेटर का नाम था। अब इस लेटर पे तीनों प्रोफेसर्स के साइन हो गए जो बड़े स्टालवर्ट थे अमेरिका के, और उसको फिर प्रोफेसर मैसन ने कवरिंग लेटर बनाया उसके ऊपर, और लेटर बना के उसको अमेरिकन गवर्नमेंट के पास और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के जो चीफ थे उनके पास भेज दिया गया। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी ये लेटर दे दिया गया, इसकी कॉपी दी गई। कुछ हफ्ते बाद अमेरिकन संसद में, अमेरिकन पार्लियामेंट में, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसके अंदर ये 10 पेज का ब्रीफिंग लेटर पढ़ा गया, जिसको शंकर आचार्य और मोइनुद्दीन आलमगीर जो बंगाल से थे उन्होंने किया था, ड्राफ्ट किया था, उसको पढ़ा गया पूरा का पूरा, जिसमें ईस्ट बंगाल में जेनोसाइड और पाकिस्तान को अमेरिका की मदद रोकने के लिए डिमांड की गई थी। फिर उसके बाद शंकराचार्य लिखते हैं कि मुझे बताया गया कि इंडिपेंडेंट बांग्लादेश को बनाने के लिए जो लोग एफर्ट्स कर रहे थे उन सब ने इस ब्रीफिंग लेटर को बहुत पसंद किया। दिसंबर 1971 में इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी, उनके एफर्ट से बांग्लादेश को करीब करीब आज़ादी मिल गई और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। उसके बाद इंडिया के जो ख़ास तौर से फॉरेन मिनिस्ट्री थी, उनके द्वारा प्रकाशित इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कुछ लेटर्स उसके बाद रिलीज़ किए और उसका नाम था कि बांग्लादेश डॉक्यूमेंट्स, उस फोल्डर का नाम था बांग्लादेश डॉक्यूमेंट्स। तो इस ब्रीफिंग लेटर को उसके अंदर भी जगह दी गई, इस ब्रीफिंग लेटर को बांग्लादेश डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंक्लूड किया गया। अब ये कहना यहाँ पर गैर ज़रूरी होगा कि उस लेटर में शंकराचार्य कहते हैं कि मेरा और मोइनुद्दीन आलमगीर का नाम उसमें कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। बोलते ये अच्छी बात थी क्योंकि हम तो रिसर्च के उस टाइम असिस्टेंट थे और अगर हमारे नाम होते तो लेटर के ऊपर कोई साइन भी नहीं करता था, प्रोफेसर भी साइन नहीं करते थे, अमेरिका की कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट में उसको पढ़ा भी नहीं जाता था और उसकी कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं होती थी। तो अच्छा ही हुआ कि हमारा नाम उसमें नहीं था। पर ये बात एक हकीकत अब निकल के आई है कि लेटर तो मोइनुद्दीन आलमगीर और शंकराचार्य ने बनाया था। अब ये एक अलग बात है कि इस लेटर का जो असर था वो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंगर पर नहीं पड़ा। हेनरी किसिंगर फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा इस ब्रीफिंग लेटर का और वो पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट करते रहे। इसके अलावा वो पाकिस्तान के खुफिया जो चैनल्स थे, सीक्रेट चैनल थे, उससे वो चीन तक पहुंचने की कोशिश में भी लगे रहे। लेकिन अमेरिका को तब इंदिरा गांधी के जो इरादे थे, इंदिरा गांधी उस टाइम जो भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, उसके आगे अमेरिका को भी हार माननी पड़ी थी और भारत की फ़ौजों ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर बांग्लादेश को भी आज़ाद कराया और वेस्टर्न पाकिस्तान में भी पाकिस्तान को बुरी तरह से भारत की आर्मी ने हराया। उसके बाद फिर भारत और सोवियत यूनियन की फ्रेंडशिप हुई और ख़ास तौर से ईस्ट बंगाल के जांबाज लोगों की वजह से, बहादुर लोगों की वजह से और इंडियन आर्मी के इंटरवेंशन से, जो कि इंदिरा गांधी की वजह से हो पाया, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। और इवन वहाँ का जो 7वां बेड़ा 7th फ्लीट आया था अमेरिका का, यूएसएस एंटरप्राइज़ का, वो भी कोई अच्छा असर नहीं डाल पाया, इंडिया उससे डरा नहीं।
शंकराचार्य लिखते हैं कि उस टाइम मैं यंग स्टूडेंट था हार्वर्ड में जब हमने ये ब्रीफिंग लेटर बनाया था, और हमने यहाँ पर जो घट रहा था, जो हो रहा था, उसको हमने बहुत नज़दीक से देखा। और फिर आखिर में वो लिखते हैं, उस समय हेनरी किसिंजर जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे अमेरिका के, उन्होंने ही उस समय जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, तो शायद मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट निक्सन और किसिंगर पाकिस्तान के टूटने से खुश नहीं थे और बांग्लादेश के बनने से खुश नहीं थे, और इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि बांग्लादेश जो है इंटरनेशनल बास्केट केस है। लेकिन आज शंकराचार्य कहते हैं कि बांग्लादेश की इनकम पाकिस्तान से 40% ज़्यादा है और इंडिया के इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट। शंकराचार्य इंडिया के इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं, ऑनररी प्रोफेसर रह चुके हैं, और इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत बड़ा नाम। मनमोहन सिंह की बहुत इज्जत करते थे, अभी भी करते हैं। और उनका ये जो लेटर और साथ में मोइनुद्दीन आलमगीर का लेटर, मोइनुद्दीन आलमगीर बंगाल से थे, उनका मतलब बंगाल मतलब बांग्लादेश वाला जो पार्ट है ईस्ट बंगाल, वहाँ से थे। तो इन्होंने जो काम किया ब्रीफिंग लेटर का, उसका भी एक हिस्सा है बांग्लादेश की फ्रीडम के अंदर। और वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे बांग्लादेश डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है, और वो बांग्लादेश की आर्काइव्स के अंदर भी आज भी सारे लेटर्स रखे हुए हैं, उनकी कॉपीज़ रखी हुई हैं। उन कॉपीज़ में एक लेटर, ये जो 10 पेज का जो ब्रीफिंग लेटर है वो भी उसमें है, जिसका नाम था कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्ट पाकिस्तान, बैकग्राउंड एंड प्रोस्पेक्ट्स। कई बार बहुत छोटे छोटे जो काम होते हैं उनका भी एक देश की इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, ये उन्हीं में से एक था। ये आर्टिकल मेरे पास काफ़ी टाइम से आया हुआ था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं आपको दे नहीं पा रहा था। आज मैंने इसको आपके सामने पेश किया। अपनी फीडबैक दीजिएगा। ये बड़ा अनमोल किस्म का आर्टिकल था, बड़ा अनमोल किस्म का एपिसोड है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।